Okay, let us start. So first of all, sorry that I could not start the class on time. So we are almost 40 minutes late. However, I did not cancel the class. I don't know how you have received the message for cancellation. Okay, so I hope other students can learn from the recording. So let us start. We will read about 1 hour. So first topic of this lecture is that how can we find coordinates of a point, means vector, with respect to a given basis. So in last lecture what we have learned, beta? In last lecture we have learned that how can we decide whether a given set is a basis or not. How can we find basis of a subspace, and if a set is given, how can we find its linear span? Okay, if you have any question from last lecture you can ask, otherwise let us start with this topic. सपोज करो कि एक हमारे पास बेसिस है वी आर इन R3. सपोज वी हैव a basis this vector, एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, बिकॉज R3 की बेसिस में तीन वेक्टर होंगे, डायमेंशन इज 3. ओके, देन and another vector y in R3 is also given. Then you know, because y is a vector in R3, एक बेसिस भी दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे x1 x2 x3 तीनों वेक्टर हैं, ये एक ही वेक्टर नहीं है, ये कंफ्यूज मत हो जाना. x1 के अंदर भी अपना एक कंपोनेंट है, तीन कंपोनेंट है. फॉर एग्जांपल x1 इज 1 0 0, x2 is 0 1 0, x3 is 0 0 1, and another basis y is also given, another vector y is also given. So then what is the meaning? That y can be written as a linear combination of bases. Means there exists alpha, beta, gamma in R such that this holds. Y can be written as a linear combination of the vectors in bases. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा किसी को भी. सर x1 x2 x3 के नीचे क्या लिखा हुआ है सर? ये वेक्टर का निशान है, मतलब ये वेक्टर है. ठीक है, ये ऐसा एक वेक्टर है, हर वेक्टर के अंदर तीन कंपोनेंट है. ठीक है, स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, ये अपना ही नोटेशन है बस पढ़ने के लिए, किताबों का नोटेशन नहीं है. ठीक है, यस सर. बुक्स में तो क्या लिखते हैं कि ऊपर बार लिखते हैं, अदरवाइज तो बोल्ड लिखते हैं. तो सपोज वी हैव ए बेसिस और एक एलिमेंट और दिया हुआ है इसी वेक्टर स्पेस का R3 का ही y. तो y R3 में है और इसकी एक बेसिस भी हमको पता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि y कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बेसिस. क्लियर? मतलब कि कोई तीन रियल नंबर अल्फा बीटा गामा ऐसे एग्जिस्ट करेंगे कि x1 में अल्फा का मल्टीप्लाई करो,
x2 में बीटा का मल्टीप्लाई करो, x3 में गामा का मल्टीप्लाई करो, सबको ऐड कर दो तो आपको y मिल जाएगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है कि इसमें यही तो बेसिस का मीनिंग होता है? यस सर। ओके अब देखिए बेटा, हियर जो है, यहाँ पे जो है ना, हियर दिस अल्फा बीटा गामा आर called coordinates of vector y with respect to basis b। देखो जो बेसिस थी, इस बेसिस के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या कहलाते हैं? ये नंबर। ये हुआ डेफिनेशन, ठीक है? दिस इज डेफिनेशन। किसी भी बेसिस के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये अल्फा बीटा गामा क्या कहलाते हैं? उस पॉइंट y के कोऑर्डिनेट। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। स्टैंडर्ड बेसिस पता है R2 की? R2 की स्टैंडर्ड बेसिस पता है? टेक दिस सेट B। R2 की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है बेटे? 1 0 0 1। ठीक है, इन R2 टेक दिस सेट B, देन ये तो सबको पता ही है कि B इज अ बेसिस। क्लियर? सबको पता है ना कि B सेट जो है R2 का एक बेसिस होगा। यस सर। अब सपोज करो कि एक पॉइंट है 2 3। सपोज you have a point y belongs to a vector y belongs to R2 and y is equal to 2 3। so 2 3 के what are the coordinates of y with respect to B? Question is find coordinates of y with respect to B। क्या होंगे? कोई भी बच्चा बताए। जो y है उसको आप कैसे लिख सकते हैं? 1 0 में क्या मल्टीप्लाई करो और 0 1 में क्या मल्टीप्लाई करो कि आपके पास y आ जाए? बताइए बेटा, अल्फा की वैल्यू क्या होगी और बीटा की वैल्यू क्या होगी? आसान क्वेश्चन है, कोई भी बोलो, सब लोग बोलो। जो दिख रहा है ना सीधा सीधा आंखों से ही। अल्फा 2 अल्फा। बीटा 3। हाँ, डर क्यों रहे हो? इतना लेट करोगे तो कैसे होगा भाई? अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू 3। अच्छा, यदि कोई भी आर्बिट्रेरी हमारा जो है वेक्टर है y2 y1 y2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अल्फा की वैल्यू क्या होगी और बीटा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा बताइए। y1 बीटा 1। गुड।
इस केस में कोऑर्डिनेट निकालने आसान है कि नहीं है? So what is the conclusion? Hence, for any arbitrary vector x1, x2 in R2, the coordinates with respect to B are what? x1 and x2. Clear? कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, इनका 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 स्ट्रक्चर ही ऐसा है बेटा। यही रीजन है कि ये बेसिस, ये एक रीजन है कि दिस इज वन ऑफ द रीजन, दिस इज वन ऑफ द रीजंस that B is called standard basis of R2। देखो बेटा, यहाँ पे ये इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्यों कहते हैं, ये एक रीजन है कि इसको स्टैंडर्ड क्यों कहते हैं, इस बेसिस को स्टैंडर्ड क्यों कहते हैं। R2 की ये बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस क्यों है? क्योंकि इस बेसिस के रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लीजिए x1 x2, तो उसके कोऑर्डिनेट x1 और x2 ही होंगे। कोऑर्डिनेट का मतलब पता है बेटे, कोऑर्डिनेट बोलते क्यों है? तो स्टैंडर्ड बेसिस एक्चुअली होती क्या है, x एक्सिस 1 0 का मतलब x एक्सिस और 0 1 का मतलब y एक्सिस। यदि ये कोई वेक्टर है यहाँ पे, कोई भी 2 3, तो इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2 3। यदि ये वेक्टर है 2 3, तो इसका मतलब क्या है कि x एक्सिस पे 2 चलिए, फिर y एक्सिस पे 2 चलिए, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2 3। सो बहुत आसान है ये निकालना, कुछ करना ही नहीं है। ये तो जानते हो ना सब आप? Yes, sir. Yes, sir. Same thing. So what is the standard basis? What is the standard basis of R3? R3 की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगी? एक सेट होगा जिसमें 3 एलिमेंट होंगे, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये स्टैंडर्ड बेसिस क्यों होती है? क्योंकि इस बेसिस के रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट x1 x2 x3 के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या क्या आएंगे? कोई पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, को वेक्टर है x1 x2 x3, क्या होंगे? आर। इस वेक्टर के इस बेसिस के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट क्या होंगे? मतलब कि अल्फा की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई करो, बीटा इसमें मल्टीप्लाई करो, गामा इसमें मल्टीप्लाई करो, सम वापस यही आ जाना चाहिए। तो अल्फा बीटा गामा क्या होंगे? 1 1 1। नहीं बेटा, पॉइंट ये है हमारा x1 x2 x3। x1 x2 x3 की जगह सपोज करो कि मैं ले लूं जो है 5 7 8, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो 5 7 8 अल्फा 5 बीटा 7। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं। तो और यदि कोई आर्बिट्रेरी, कोई ऐसा मैथमेटिकल फॉर्म में आर्बिट्रेरी लिखा हुआ है वेक्टर x1 x2 x3, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1 x2 x3। यस, देखा। तो स्टैंडर्ड बेसिस का एक फायदा होता है। इसी तरीके से R4 की स्टैंडर्ड बेसिस देख पा रहे हो? R4 की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स लीजिए, 4 क्रॉस 4 का, और उसके कॉलम्स 1 0 0 0 0 0 1 यस 0 0।
यस 0 0 1 0 बस 0 0 0 1। गुड। सो देखिए ध्यान से सोचिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी इसी चीज को छोटे तरीके से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लीजिए R4 का, 4x4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लीजिए और उसके कॉलम्स जो होंगे वो क्या बनाएंगे, R4 की स्टैंडर्ड बेसिस। किसी भी वेक्टर स्पेस की R2 हो, R3 हो, R4 हो, R5 हो, उसकी स्टैंडर्ड बेसिस कैसे लिखते हैं, R2 की लिखनी है तो 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए और उसके कॉलम्स। R3 की लिखनी है तो 3x3 का स्टैंडर्ड का आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए और उसके कॉलम्स। R4 की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है, 4x4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए उसके कॉलम। R5 की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगी, कॉलम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5x5। इज इट क्लियर? और इसको स्टैंडर्ड बोलते क्यों है, इसका एक रीजन क्या है कि इस बेसिस के रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट वही होंगे जो कि वो वेक्टर है, वेक्टर के जो कंपोनेंट है। तो ये बहुत आसान है कोऑर्डिनेट निकालना। क्लियर? यस सर। अभी बेटा एक चीज और हमको सीखनी, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड बेसिस के केस में तो बहुत आसान है, क्योंकि ये दिखता है, दिख जाता है कि अल्फा बीटा की क्या वैल्यू होगी। ये इसी इक्वेशन से दिख जाता है कि अल्फा की वैल्यू सिंपल जो है ना 2 होगी और गामा की वैल्यू 3 होगी। अब एक चीज और देखिए बेटा, सपोज करो कि ये हम R2 में ही हैं, R2 में ही हैं और हमारे पास एक बेसिस है R2 की, वो क्या है 1 1 एंड 0 1। ये भी एक बेसिस है R2 की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, दोनों Li हैं, इसलिए ये एक बेसिस होगी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को ये बेसिस है R2 की? बोलो बेटा। नो सर। गुड। नाउ इस बेसिस के रेस्पेक्ट में फाइंड coordinates of this vector 2 3 with respect to the above basis। इसका मतलब क्या है कि we have to find alpha beta such that 2 3 is equal to what, alpha times 1 1 plus beta times 0 1। अब बताइए अल्फा क्या होगा, यही कोऑर्डिनेट होंगे ना अल्फा बीटा। अल्फा 2 बीटा 1। अल्फा 2 बीटा बीटा 1। 1। देखो बेटा अब ये ध्यान से सुनो इस बात को, देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड बेसिस होती तो क्या होते, 2 3। लेकिन अब बेसिस ये है तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2 1। तो हमेशा कोऑर्डिनेट किसी भी वेक्टर के वो नहीं होते जो वेक्टर के कंपोनेंट है। ये एक बहुत ही बच्चे सोचते हैं ना कि किसी वेक्टर, कोई वेक्टर हमको ले लिया 5 7 R2 में, तो उसके कोऑर्डिनेट हमेशा 5 और 7 ही होंगे। ये तो सिंपल इस फिगर से दिखता है ना हमको कि 5 और 7 होंगे, लेकिन जब हम ये फिगर बनाते हैं तो ये मान के चलते हैं कि बेसिस जो है वो स्टैंडर्ड बेसिस है, इसीलिए उसके कोऑर्डिनेट वही होते हैं जो वेक्टर के कंपोनेंट है। लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता है। 2 3 के कोऑर्डिनेट इस बेसिस के रेस्पेक्ट में 2 1 है, ना कि 2 3।
Is it clear to everyone? Yes sir. बेसिस इंपॉर्टेंट होती है बेटा। जब हम स्पेस की बात करते हैं ना, देखो R2 के अंदर कितने वेक्टर हैं? R2 के अंदर तो अनंत वेक्टर हैं, बहुत सारे वेक्टर हैं ना R2 के अंदर। तो देखो, समझो कि यदि आपको अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना है कि आई एम वर्किंग इन R2, तो आप अपने कंप्यूटर के अंदर इनफाइनाइटली मैनी ये एलिमेंट्स जो है R2 के, वो तो फीड नहीं कर सकते कि आई एम वर्किंग इन दिस सेट। आप कंप्यूटर को क्या समझा सकते हो? आप एक R2 की बेसिस दे सकते हो, और R2 की बेसिस देने के बाद कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि आई एम वर्किंग इन ए स्पेस फॉर विच द बेसिस इज दिस। सपोज करो कि आपने कंप्यूटर को दे दिया कि मैं एक ऐसे स्पेस में काम कर रहा हूं जिसकी बेसिस ये है, तो कंप्यूटर को यदि ये पॉइंट कहीं कंप्यूटर को डिसाइड करना होगा कि ये इसका बेसिस है कि नहीं है, ये उस स्पेस में एलिमेंट है कि नहीं है, तो कैसे करेगा? फटाक से इस इक्वेशन को सोल्व करेगा। यदि ये सोल्वेबल है, मतलब कि कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल पा रहा है कंप्यूटर, तो ये पॉइंट R2 में होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस तरीके से कंप्यूटर पता कर लेता है कि आप एक नया पॉइंट बेसिस देने के बाद यदि कोई नया पॉइंट दे रहे हो तो क्या वो इस स्पेस का है कि नहीं है, तो फटाक से उस बेसिस के रेस्पेक्ट में ये सिस्टम सोल्व करेगा। यदि सोल्व कर पा रहे हो, अल्फा कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल पा रहे हो, तो जो है आप का पॉइंट उस स्पेस में है, अदरवाइज तो नहीं है। अभी देखो बेटा, ये क्लियर हुआ ना? कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेसिस चेंज होती है तो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं। क्लियर? यस सर। देखो बेटा, इसको आपने सोल्व किया आपने ही बताया, ये आंसर बिल्कुल सही बताया। और मेरे हिसाब से सोल्व कैसे किया आपने, इसको कैसे निकाली ये वैल्यू? ध्यान से सुनना थोड़ी देर ना, ठीक है? ये वैल्यू कैसे निकाली आपने? ये वैल्यूज कैसे निकाली आपने? देखो, आपने क्या किया कि राइट हैंड साइड को सोल्व किया, सिंप्लीफाई किया। राइट हैंड साइड है क्या? अल्फा 1 को मल्टीप्लाई कर दिए सर अल्फा 1 से। अल्फा प्लस 0 बीटा, ठीक है? यस। उसके बाद आपने क्या किया? इन दोनों को ऐड किया, सो अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद आपने क्या किया कि अल्फा को कंपेयर किया, इस पॉइंट से कंपेयर किया 2 3 से, तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये राइट हैंड साइड होगी, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी गिवन इक्वेशन की। और यहां से इन दोनों को कंपेयर किया, इसको कंपेयर किया तो अल्फा इज इक्वल टू 2 आया, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 आया। अल्फा की वैल्यू 2 यहां से आ गई पहली इक्वेशन से, और दूसरी इक्वेशन से बीटा इज इक्वल टू 1 आया। ऐसे ही किया है ना? यस सर। यस। ठीक है। अब इसी चीज को बेटा मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं, जैसे कि कंप्यूटर करता है, ठीक है? ठीक, देखो ध्यान से देखना, इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो? लेफ्ट हैंड साइड को आप कैसे लिख सकते हो? लेफ्ट हैंड साइड को आप ऐसे लिख सकते हो 1 1 एंड 0 1, एक मैट्रिक्स लिखा और अल्फा बीटा। ये भी लेफ्ट हैंड साइड ही है ना? देख लो, वही आएगा इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या आई? अल्फा, और दूसरी इक्वेशन क्या आई? अल्फा प्लस बीटा। लेफ्ट हैंड साइड में दूसरी इक्वेशन का पार्ट। तो जो बेसिस है उसको आप कॉलम वाइज लिखो। देखो, यही यही तो मीनिंग होते हैं। ये तो मैं कई बार बोला है ना आपको, मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? पहला वेक्टर, पहला कंपोनेंट उठाओ, पहले वेक्टर में मल्टीप्लाई करो, प्लस दूसरा कंपोनेंट उठाओ, दूसरे वेक्टर में मल्टीप्लाई करो। यही तो आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 2 3।
और इस सिस्टम को सोल्व किया। ऐसे इक्वेशन लिख के सोल्व नहीं करते सिस्टम को। और एक्स इजिकल टू, अब ये क्या प्रॉब्लम आ गई, एक्स इजिकल टू बी, एक्स क्या है अल्फा बीटा, ए क्या है ये है, यही आ गया ना प्रॉब्लम। और हमको पता है कि इसको निकालने का तरीका क्या है, एलिमिनेशन। तो इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर कैसे करेगा इस क्वेश्चन को, 1 1 0 1 2 3 इसको सोल्व करेगा। 1 0 2 and here 0 1 1, बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन तो ये यहां पे जो x x x क्या है, x है अल्फा बीटा, बैक सब्स्टिट्यूशन लगाओ तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी। नीचे की इक्वेशन क्या है, बीटा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 1, और ऊपर की क्या आई, अल्फा इज इक्वल टू। समझ में आया कि नहीं आया, यदि नहीं आया तो दोबारा से पूछो। सर एक बार और बता दीजिए। मैं कह रहा हूं कि बेटा ये जो इक्वेशन थी आपको, ये पूरी इक्वेशन थी हमारे पास, एक इक्वेशन ये वाली, इसमें आपने अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आप नॉर्मली पेज पे ऐसे निकालते हैं, कॉपी पे आप ऐसे निकालते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर इसमें। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूं कि इसको ऐसे मत देखो आप, देखने का तरीका बहुत अच्छा नहीं है, वो तरीका सीखिए जैसे कि कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर के लिए ये जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है, ये है क्या, देखो बेटे, ये तो हमने कई बार पढ़ा है ना, ये तो यही है, ये जो है आपका, ये जो लेफ्ट हैंड साइड कंप्यूटर के लिए है, ये क्या है, इसका मतलब तो ये हुआ ना। दोनों एक ही चीज है ना, आप ऐसे लिख लीजिए, ये वाला पिंक कलर, ये वाली इक्वेशन ऐसे लिख ये राइट हैंड साइड ऐसे लिख लीजिए इस इक्वेशन में, या ऐसे लिख लीजिए, एक ही बात है ना ये तो। यस। और लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये होगी, इक्वेशन तो अभी भी सेम है। तो एक्चुअली कोऑर्डिनेट निकालने का मतलब क्या है, कि आप एक ऐसा सिस्टम ax इज इक्वल टू बी टाइप सिस्टम सोल्व कर रहे हो। ए ये हुआ, एक्स ये हुआ और बी ये हुआ। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, एलिमिनेशन से। कंप्यूटर पे सोल्व करने का तरीका क्या सिखाया है हमने, गॉस एलिमिनेशन। क्या 106 में क्या सीखा, एलयू डिकम्पोजिशन, पीएलयू डिकम्पोजिशन। सो एक्स इज इक्वल टू बी सोल्व इंपोर्टेंट क्यों है, क्यों हम पढ़ा रहे हैं बार बार, 102 में भी पढ़ा रहे हैं, 106 में भी पढ़ा रहे हैं। सीडीए 102 में भी यही है, 106 में भी यही चल रहा होगा। ये खत्म हुआ वहां पे कि नहीं हुआ अभी, क्या हुआ, आज इस बैच के बच्चे तो जो है अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं, कोई बोले सर अभी चल ही रहा है सर, पूरा नहीं करता। सो एक्स इज इक्वल टू भी बहुत काम की चीज है वो बेटा। जब हम एक्चुअली जो है ना, लीनियर अलजेब्रा बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन हर इंजीनियर को लीनियर अलजेब्रा क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा के अंदर दो इक्वेशंस ऐसी हैं जो बहुत जगह काम आती हैं। पहली इक्वेशन है आपका ax इज इक्वल टू बी, और दूसरी इक्वेशन है ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। मैं बच्चों को हमेशा यही कहता हूं कि बेटे मैथ्स की यदि सब क्लास है लीनियर अलजेब्रा की, तो इन दो इक्वेशन पे फोकस कीजिए, इनके एप्लीकेशन हजारों आप पढ़ेंगे। मशीन लर्निंग हो, जो है आपका एआई हो, बहुत सारे जो है ना इनके एप्लीकेशन पढ़ेंगे वहां पे।
लेकिन दो इक्वेशन को अच्छी तरीके से समझिए और जो है इनको कैसे सोल्व करते हैं वो आना चाहिए। ax इक्वल टू बी, ax इक्वल टू लैम्डा। सो ax इक्वल टू बी का ही एप्लीकेशन है किसी पॉइंट के। लेट मी नाउ कंक्लूड इन एब्स्ट्रैक्ट सेंस। सपोज वी आर इन Rn, एक बेसिस है, पहला वेक्टर है x1, x2, xn। सपोज ये बेसिस है सेट। सपोज वी वांट कोऑर्डिनेट of this point y1, y2, yn of, we want coordinate of y is equal to this vector with respect to b, then what is the meaning? Then we have to solve the system ax is equal to b, where a क्या होगा बताओ फटाफट। a क्या मैट्रिक्स क्या होगा? एक मैट्रिक्स होगा, क्या होगा? यहां पे ए क्या आया था अल्टीमेटली? ए ये है ना, जो बेसिस के वेक्टर्स हैं वो तो ए में आ जाएंगे। और बी क्या होगा? जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं वो बी होगा। इफ you are able to solve तो हमेशा हो ही जाएगा बिकॉज ए इज बेसिस। ये समझ में आया कि दोबारा से बताऊं? देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें यदि ये आपको समझ में आ जाएगा तो सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। सर ये प्रूफ था क्या? प्रूफ नहीं है बेटा, बस ऐसी जो है मैं बता रहा हूँ। प्रूफ तो मैं कराता ही नहीं किसी चीज का, मैं एक तरीके से आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ। लगता है पढ़ने का मन नहीं है आज तुम लोगों का। सर हाँ सर आज हम लोग का मैथ्स क्लास का कैंसिल का नोटिफिकेशन आया था। हाँ बेटे गलती से आया होगा, मैंने उसको शिफ्ट किया था बस आधा घंटा। तो कैंसिल का सर हम क्लास अभी जस्ट ज्वाइन करिए हम। हाँ मैसेज वो, देखे तो क्लास हाँ का पता नहीं कैसे चला गया। एक्चुअली मैंने 8 बजे से उसको 8:30 बजे शिफ्ट किया था। 8 से 10 क्लास थी ना, तो 8:30 से 10 शिफ्ट किया था मैंने उसको, लेकिन शायद वो कैंसिल, पता नहीं कैसे कैंसिल हो गया वो, और उसमें ज्वाइन करने लेकिन का ऑप्शन क्लास ही नहीं बता रहा था। मीटिंग में तो दिखा रहा था। नहीं सर, वो क्लास नहीं दिखा रहा। ज्वाइन करने का ऑप्शन उस पे नहीं था सर। हम लोग डायरेक्ट टर्म्स ऐप से डाउन ज्वाइन किए हैं सर। यस ऑनलाइन सर, मॉड्यूल पे उसको ज्वाइन करने का ऑप्शन ही नहीं है। टीम हो से सकता ज्वाइन है किए बेटा हैं कुछ सर। गलती हो गई हो मुझसे। अभी क्या करें, कंटिन्यू करें? बताइए। यस सर कर सकते हैं कंटिन्यू, बट सर एक बार थोड़ा रिपीट कर देते तो ठीक रहता सर।
हम बेटा सीख रहे हैं। जो क्वेश्चन था आज का, मेन जो क्वेश्चन है वो ये है कि कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के क्या होते हैं। सपोज यू आर इन ए वेक्टर स्पेस and you have a basis, one basis is given, then another vector and another vector is also given. So how can you, what is the meaning of coordinate of that vector with respect to the given basis, and how can we find the coordinates of a vector with respect to given basis? ठीक है, कोऑर्डिनेट किसी भी वेक्टर के क्या होते हैं वो बेसिस पे डिपेंड करते हैं। सो R3 का एक एग्जांपल लेके मैंने समझाया था स्टार्टिंग में कि सपोज करो कि R3 की हमारे पास एक बेसिस है जिसमें 3 वेक्टर हैं x1 x2 x3। ये हमको पता है, गिवन है क्वेश्चन में, और एक पॉइंट और गिवन है y वेक्टर। R3 का एक वेक्टर y भी गिवन है। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग? बेसिस पता है, वेक्टर पता है, व्हाट इज द मीनिंग? That y can be written as a linear combination of these three vectors x1 x2 x3, means there exists alpha beta gamma such that alpha x1 plus beta x2 plus gamma x3 is equal to y. ये जो अल्फा बीटा गामा होते हैं यही कोऑर्डिनेट होते हैं y के। यस सर। ठीक है, इन्हीं को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। देखो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं किसी भी पॉइंट के, ये तुम बहुत पहले से जानते हो, इसमें कोई नई बात नहीं है, सब कीवर्ड नए हैं। यदि कोई एक वेक्टर है 2 3 R2 में, ये मैंने एग्जांपल लिया था, सेम एग्जांपल में ले रहा हूं। सपोज करो कि ये वेक्टर है 2 3, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2 3, लेकिन ये कब होंगे जब हम स्टैंडर्ड बेसिस ले रहे हैं। ये जो बेसिस खींचते हो आप, प्लेन जब बनाते हो, तो ये वेक्टर क्या है 1 0 और ये क्या है 0 1, तो ये स्टैंडर्ड बेसिस होती है। और स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में किसी भी वेक्टर के कोऑर्डिनेट, सपोज करो कि हम R2 में हैं, हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस है, तो स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में किसी भी जो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, आधा घंटे बाद किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट, सपोज करो पॉइंट हमारा 2 3 है, सो 2 3 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2 और 3। यही एक रीजन है कि इसको स्टैंडर्ड बेसिस बोलते हैं। ठीक है, यदि हमारे पास एक पॉइंट है 5 7, वेक्टर है 5 7 R2 में, तो स्टैंडर्ड बेसिस 1 0 0 1 के रेस्पेक्ट में उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 5 7। मतलब कि 1 इसकी डायरेक्शन में 5 चलिए, फिर इसकी डायरेक्शन में 7 चलिए, आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे और 0 से उसको मिला दीजिए, वेक्टर बन जाएगा। सो जो आप कोऑर्डिनेट पढ़ते आए हैं वो कोऑर्डिनेट, ये 2 3 जो पॉइंट है ये 2 3 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ज्योमेट्रिकली। ये ऐसा तब होता है जब आप केवल स्टैंडर्ड बेसिस की बात करते हैं। R2 के अंदर ही, बीच में मैंने 1 2 एग्जांपल और लिए थे, R2 के अंदर ही सपोज करो कि हम ये बेसिस ले लें, ये भी एक बेसिस है R2 की, ये भी एक R2 की बेसिस है। R2 के अंदर यदि हम ये बेसिस ले लें और फिर पूछें सेम क्वेश्चन की 2 3 के कोऑर्डिनेट क्या हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, याद रखो। सेम पॉइंट 2 3 है, इसके कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में क्या थे 2 3, लेकिन अब हमने बेसिस चेंज कर दी। इस बेसिस के रेस्पेक्ट में 2 3 के इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसका मतलब हमको एक अल्फा बीटा ऐसा निकालना है कि अल्फा टाइम्स 1 1 प्लस बीटा टाइम्स 0 1 इज इक्वल टू 2 3। तो अल्फा की वैल्यू 2i और बीटा की वैल्यू 1i। पॉइंट है 2 3, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2 और 1।
विद रेस्पेक्ट टू दिस बेसिस। जब कोऑर्डिनेट बताते हैं किसी भी पॉइंट के तो बेसिस को हमेशा ध्यान रखते हैं, और यदि बेसिस का जिक्र नहीं है उस स्टेटमेंट में तो इसका मतलब हम स्टैंडर्ड बेसिस ले रहे हैं। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज with respect to, coordinates of a vector are always with respect to a basis। basis change करोगे तो coordinate change हो जाएंगे। अभी ये मैं क्या बता रहा था कि इस क्वेश्चन को आपने सोल्व कैसे करते हैं। आप नॉर्मली सब बच्चे जब तक उनको नहीं पता होता, जब तक इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे इक्वेशन बनाएंगे। अल्फा टाइम्स 1 1 क्या हुआ, अल्फा अल्फा, 0 टाइम्स बीटा टाइम्स 0 1 क्या हुआ, 0 बीटा। उसके बाद इसको ऐड करेंगे, ये निकाल लेंगे, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2 3। अब इनको कंपेयर करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 2, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। सो अल्फा इज इक्वल टू 2 आया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 से बीटा इज इक्वल टू 1 आया। ऐसे सोल्व करते हैं। सही बात है, ऐसी सोल्व करते हो ना। यस सर। लेकिन मैं क्या समझा रहा था कि इसको ऐसे सोल्व मत करो, इसका कोई एक एफिशिएंट तरीका ढूंढो सोल्व करने का। तो बेटा ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जो ये पूरी की पूरी है, ये एक्चुअली है क्या। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन में, ये है क्या, अल्फा टाइम्स 1 0 प्लस बीटा टाइम्स 0 1। तो यदि एक मैट्रिक्स बनाएंगे 1 1 0 1 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा की, तो आपको यही मिल जाएगा ना। और यहां पे इक्वल टू 2 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इफ यू वांट टू फाइंड अल्फा एंड बीटा मींस कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, यू हैव टू सोल्व ए सिस्टम एक्चुअली। देखो यहां पे भी आप सिस्टम ही सोल्व कर रहे हो, लेकिन इक्वेशन लिख के कर रहे हो। लेकिन अभी तक हमने क्या सीखा, इक्वेशन लिखी हुई है तो तुम सिस्टम बनाओ और उसके बाद एलिमिनेशन लगाओ, गॉस एलिमिनेशन लगाओ, या एलयू लगाओ, पीएलयू लगाओ, जो भी तुम्हारी इच्छा है। तो हम वहीं पे रहे ना, हम वापस वो पुरानी क्लास में क्यों जा रहे हैं। इक्वेशन से सोल्व नहीं करो, आप सिस्टम बना के सोल्व करो। तो ये मैं यहां पे समझा रहा था बेटा कि एक्चुअली होता क्या है कि एक यदि बेसिस हमारे पास है आर एन की, जिसमें एन वेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं, और आपको आर एन का कोई पॉइंट दिया हुआ है जिसके जो ये है, एक वेक्टर दिया हुआ है आर एन का वाई, बेसिस ये है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको एक सिस्टम सोल्व करेंगे, ए एक्स इक्वल टू बी, वेयर ए क्या होगा, जो बेसिस दी हुई है उनको कॉलम वाइज लिख लीजिए, एक मैट्रिक्स बना लीजिए, और बी क्या होगा, जो पॉइंट दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जो वेक्टर दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, वो लिख लीजिए। और अब एक्स इक्वल टू बी को सोल्व कर लीजिए, जो एक्स की वैल्यू आएगी वही कोऑर्डिनेट होंगे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। क्योंकि इसका मतलब क्या है, देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं इसके रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब क्या है, हमको एक अल्फा चाहिए जिसको हम मल्टीप्लाई करें x1 में, हमको बीटा चाहिए उसको मल्टीप्लाई करें x2 में, एक गामा चाहिए उसको मल्टीप्लाई करें x3 में, और इसी तरीके से हम करते चले जाएं। ठीक है, सो अल्फा 1 अल्फा 2 ले लीजिए, अल्फा 3 अल्फा n मल्टीप्लाई करें xn में, और जो है हमारा ये पॉइंट आ जाए y1 y2 y3 y, यही मतलब है ना, ये y है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इफ यू नो मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, आई हैव गिवन यू मैनी टाइम्स,
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हमको इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक मैट्रिक्स बनाइए, पहला वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, और nth कॉलम ये, n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स बन जाएगा, और यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n इज इक्वल टू दिस y। ये मैट्रिक्स A है, ये मेरा अननोन वेक्टर है, और ये मेरा गिवन वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इसका मतलब मुझको यही सिस्टम सोल्व करना है ना, ये मैं समझा रहा था बस। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, और क्वेश्चन क्या है? फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ 5 7 with respect to basis, with respect to basis 1 1 1 2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में क्या होंगे? बताइए कोई भी बच्चा। इस वेक्टर के 5 7 के कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में क्या होंगे? अब नहीं बताओगे तो कैसे होगा? फाइव सेवन जो वेक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में क्या होंगे? 5 7 is equal to alpha 1 1 plus beta 1 2। हाँ, नहीं इस बेसिस के रेस्पेक्ट में होंगे वो तो, और निकालेंगे कैसे? अब वो सब नहीं बताओ मुझको, अब इसको निकालेंगे कैसे, सोल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को? हम ax is equal to b सोल्व करेंगे, वेयर 1 1 1 2 सर हाँ, वेयर a क्या होगा? a मैट्रिक्स क्या होगा? 1 1 1 2, और b वेक्टर क्या होगा? 5 7। और कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? 1 1 1 2 5 7, एलिमिनेशन 1 1 5 and here 2 1 2। तो कोऑर्डिनेट क्या है? बैक सब्स्टिट्यूशन लगाओ। सबसे नीचे की इक्वेशन से क्या आया? बीटा इक्वल टू 2। हाँ, अब बीटा बीटा की कहानी खत्म, अल्फा बीटा का मैं सब खत्म करो, सीधा कोऑर्डिनेट बताओ। सबसे लास्ट कोऑर्डिनेट आया 2, और उसके बाद 3 आया 3 so coordinates are what? 3 and 2। 3 and 2। और यदि हम सिंपल भाषा में पूछें कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर 5 7 इन R2, सो 5 और 7 ही होंगे ना। इसका मतलब जब हम ऐसे Yes. बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम जो कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं वो किस बेसिस के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं? स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में। यदि हम बेसिस नहीं दे रहे अपने स्टेटमेंट में, ये कह रहे हैं कि द कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर 5 7 आर 5 and 7, that means we are assuming in background that our basis is standard. Coordinate of a vector depends on the basis that you are considering for that space. ठीक है? Yes, sir. अब क्वेश्चन। ठीक है, देखो बेटा, जब तक मैथ्स में थोड़ा बहुत एब्स्ट्रैक्ट नहीं करते हैं तब तक चीजें चलती नहीं है। मैथ्स इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत सारी चीजों को एक साथ कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्या मतलब है एब्स्ट्रैक्ट का? एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स। उसका मतलब क्या है कि आप बहुत सारी चीजों को एक साथ सोल्व कर रहे हैं। अब सपोज फाइंड, यहां पे देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर्बिट्रेरी पॉइंट x1 x2 with respect to
विद रेस्पेक्ट टू सेम बेसिस, जो भी ली थी हमने, क्या ली थी, 1 1 1 2 1 1 1 2। पहली बात तो ये एक बेसिस है R2 की, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि कंफ्यूजन है तो इसका मतलब ये है कि आप पढ़ नहीं रहे हो। ये एक बेसिस है R2 की, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो एलिमेंट है, दोनों Li है, बेसिस होगी। अब इस बेसिस के रेस्पेक्ट में एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मैंने लिया है, इसके कोऑर्डिनेट मुझको निकालने हैं। ठीक है, इसका मतलब मुझको क्या निकालना है कि ऐसे मुझको नंबर निकालने हैं कि यहां पे मैं क्या लिखूं, एक नंबर, उसको 1 1 में मल्टीप्लाई करूं, प्लस यहां पे क्या लिखूं, उसको 1 2 में मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास ये आ जाए किसी भी x1 x2 के लिए। तो सोल्व कैसे करेंगे, मैट्रिक्स बनाओ पहले, 1 1 1 2 जो बेसिस दिया हुआ है वो लिखो, और उसके बाद जो पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट मुझको दिया हुआ नहीं है, पॉइंट एब्स्ट्रैक्ट सेंस में दिया हुआ है, इसको सोल्व करो। 1 1 x1 और क्या आया हियर 0 1 x2 माइनस x1। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे क्या आएगा, ये दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा। अब इसको सोल्व करो, बैक सब्स्टिट्यूशन लगाओ। तो नीचे वाली इक्वेशन से वैल्यू क्या आएगी, सो x2 माइनस x1। यस, x2 माइनस x1, और इस इक्वेशन से क्या आएगी, 2x ओनली x2। सो x1 माइनस x1 माइनस x2 प्लस x1। ध्यान से देखो क्या आएगी बेटा, बैक सब्स्टिट्यूशन लगाओ। यहां से क्या आया, बीटा इज इक्वल टू x2 माइनस x1, इस वाली इक्वेशन से। ये सब निकलवा रहे हो तुम बार बार, मैं चाह रहा हूं कि ये निकलवाओ नहीं, सीधा इसी से बताओ ना। और इस ये वाली इक्वेशन है क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू x1। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आई, x1 माइनस बीटा, और बीटा क्या है, x2 माइनस x1। तो ये क्या आया, 2x1 माइनस x2। तो ये क्या आया, 2x1 माइनस x2। बोलिए, यस सर, सही है? यस सर, यस सर। यस सर। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो बेसिस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, और बेसिस चेंज हो जाएगी तो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, अब मुझको ये पता है, तो इस इक्वेशन से 7 8 एक मेरा वेक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट किसी भी आर्बिट्रेरी वेक्टर x1 x2 के ये हैं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 14 माइनस 8 और 6/8 माइनस 7 है, 2x1 माइनस x2 है, तो 6 और 1। तो इस वाले वेक्टर के कोऑर्डिनेट 7 8 नहीं है। ये बड़ा अजीब सी चीज हो सकता है कि लगे कुछ बच्चों को, लेकिन जो है यही सत्य है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 7 8 नहीं है, 6 और 1 है। 7 8 वेक्टर के कोऑर्डिनेट 7 एंड 8 होंगे स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में, लेकिन इस बेसिस के रेस्पेक्ट में 6 एंड 1 है।
मतलब कि इस एक्सिस पे आप इस डायरेक्शन में आप 6 यूनिट चलिए, उसके बाद इस डायरेक्शन में आप 1 यूनिट चलिए, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, ये वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Clear. सोचिए, कोई क्वेश्चन यदि आ रहा हो मन में तो बेझिझक होकर पूछिए। एक क्वेश्चन और करें? Yes, sir. फाइंड, इस बार कोई अल्फा बीटा गामा x1 x2 x3 नहीं लिखे हैं ना, एकदम क्लियर कट। फाइंड कोऑर्डिनेट्स, जो भी आपको करना है अपनी रफ कॉपी में कीजिए। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ 1 2 3 with respect to bases 1 1 1 1 0 0 0 0 2। मोस्ट प्रोबेबली ये बेसिस होगी, नहीं होगी तो इसको चेंज कर लेंगे बाद में। अब बताइए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? देखो बेटा, करने का तरीका इंपॉर्टेंट है, जो मैं सिखा रहा हूं उसी को सीखो। एक मैट्रिक्स बनाएंगे, क्या लिखेंगे? 1 1 0 1 1 0 0 0 ऑगमेंट किस चीज से करेंगे? so 1 2 3 इसको आरईएफ में चेंज करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, कुछ नहीं करना। अगर कैलकुलेशन गलत हो तो बता देना बेटा। सही है, कोई गलती तो नहीं की मैंने? no sir ठीक है, अब बताइए कोऑर्डिनेट क्या होंगे? बैक सब्स्टिट्यूशन लगाइए। सबसे पहले सबसे नीचे वाला कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा? Sir, Sir, 1/2. 1/2। सोल्व करो ना, ये इक्वेशन क्या होगी? 2 टाइम्स गामा इज इक्वल टू 1, सो गामा इज इक्वल टू 1/2। सपोज 1/2 कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा है, R3 का क्वेश्चन है, तो सपोज करो कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा है, तो गामा की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। बीटा की क्या होगी? so minus Minus 1 -1 अल्फा की क्या होगी? 2 2 एक बार चेक कर लो, इस वेक्टर में 2 का मल्टीप्लाई करने से
प्लस इस वेक्टर में -1 का मल्टीप्लाई करने से, प्लस इस वेक्टर में हाफ का मल्टीप्लाई करने से आपको ये आ जाना चाहिए। मैंने चेक नहीं किया है, चेक कर लो, वही आ रहा है। सिंपल, यस सर वही आ रहा है। कुछ नहीं कर रहे हैं हम, x इक्वल टू b सोल्व कर रहे हैं बेटा, अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो मैंने आपको बार बार बोला है कि व्हाट इज आवर मेन इंटेंशन, माय मेन इंटेंशन इज टू गिव यू बेसिस ऑफ एल्गोरिथम्स दैट यू विल, और एल्गोरिथम और रिफाइन एल्गोरिथम हम कहां सीख रहे हैं, वो 106 में सीख रहे हैं। 106 में हम क्या सीख रहे हैं कि इसी सिस्टम को ax इज इक्वल टू b को आप ऐसे ऑगमेंट करके भी सोल्व नहीं करो। यहां तो हम ऑगमेंट करके सोल्व कर रहे हैं, वहां पे हम क्या सीख रहे हैं, ऑगमेंट करके भी सोल्व नहीं करो, आप पीएलयू डिकम्पोजिशन से करो। दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग। कर तो वही रहे हैं x इज इक्वल टू b, ये तो तुम क्लास 6 से कर रहे हो। 3 इक्वेशन 3 अननोन, आज से सोल्व थोड़ी कर रहे हो यार, बचपन से सोल्व कर रहे हो। हाँ? बस नया तरीका सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। And as I said, why nowadays linear algebra is too much important? From maths point of view, linear algebra is important because we want to understand two equations very carefully. Ax is equal to b and ax is equal to lambda x. इनका एप्लीकेशंस बहुत हैं, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग। और तीसरा ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अभी और 1-1.5 वीक के बाद ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। So what was the main topic for today's lecture? How can we find coordinate of a vector with respect to a given basis? ठीक है, यस सर। कैसे निकालेंगे? जो गिवन बेसिस है उसको कॉलम वाइज लिखेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे, जिस वेक्टर के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं उसको ऑगमेंट करके लिखेंगे और REF निकालेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन से उसको सोल्व कर लेंगे। कोई अल्फा बीटा गामा अपने दिमाग में नहीं रखना, सिर्फ एल्गोरिथम अपने दिमाग में रखना है कि क्या करना है, फटाफट फटाफट। है अल्फा बीटा गामा लिखना किताब कॉपी पे, मैंने कहीं इसको सोल्व करने में अल्फा बीटा गामा x1 x2 x3 लिखा है? लिखा ही नहीं है। ऐसे ही आप लोग को करना है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर और भी रिफाइन तरीके से करेगा, पीएलयू डिकम्पोजिशन से करेगा। हमने 1 सवा घंटा लगाया इस चीज को करने में। इस क्वेश्चन को आई एम श्योर यदि मैं केवल कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन दे दूं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही कर सकते हैं बिना कुछ पढ़ाए। यदि नहीं भी पढ़ाते, कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन दे देता तो बच्चे कर देते, इसमें अल्फा का मल्टीप्लाई, बीटा का मल्टीप्लाई, गामा का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू दिस। उसके बाद क्या करते, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशंस बनाते, राइट हैंड साइड से जो है उसको कंपेयर करते, 3 इक्वेशन लिखते अल्फा बीटा गामा की, और उसके बाद जैसे तैसे करके सोल्व कर देते, वैल्यू निकाल देते, सही वैल्यू आती। चीजें आसान है, समझने की कोशिश करो बस। और ऐसे ही करो कुछ दिन, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ दिन के बाद आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी।
एब्स्ट्रैक्ट, अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे बेटा, एब्स्ट्रैक्ट सेंस में बहुत काम करेंगे, ठीक है, पर्टिकुलरली नेक्स्ट लेक्चर में। सो इसी बेसिस के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन क्या है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ x1 x2 x3, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है विद रेस्पेक्ट टू द बेसिस इन प्रीवियस क्वेश्चन, इन प्रीवियस क्वेश्चन आर्बिट्रेरी पॉइंट के निकालने हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट, इस क्वेश्चन में तो एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3, अभी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट के निकालने हैं, तो कैसे करेंगे, बेसिस वही है 1 1 1 1 0 0 0 0 2, लेकिन अब हमको एक आर्बिट्रेरी पॉइंट के निकालने हैं x1 x2 x3, करेंगे ऐसे ही, तरीका वही है 1 1 0 x1 0 -1 0 x2 minus x1 0 -1 2 x3 minus x1, अभी इसके बाद 1 1 0 x1 0 -1 0 x2 minus x1 0 0 2 and x3 minus x1 minus x2 plus x1। चेक कर लेना, मेरी कैलकुलेशन कभी कभी गलत हो जाती है बेटा, मैं नोट से देख के नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अरे ठीक सही तो बोल दो। यस सर। Yes, sir. यस ठीक है सर। क्या आया 1 1 0 x1 0 -1 0 x2 minus x1 और इधर 0 0 2, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आया x3 minus x2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, सबसे पहले नीचे की इक्वेशन सोल्व करो, x3 minus x2 डिवाइडेड बाई 2, फिर क्या आएगा x1 minus x2, ठीक है। इस वाली इक्वेशन से क्या आएगा, दिस Yes, sir. डिवाइडेड X1 बाई, minus X2. इस वाली इक्वेशन से क्या आएगा x, जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो इसका माइनस ना, दिस डिवाइडेड बाई दिस, और उसके बाद x1 क्या आएगा x1 माइनस x1 माइनस x2, तो ये आएगा Sir, आपका X2. 2x1 माइनस x2, सॉरी x2, थैंक यू, करेक्ट। अब देख लीजिए इसमें क्या था हमारा पॉइंट, 1 2 3 रखने से क्या आ रहा है, 1 2 3 रखने से यही आ रहा है, इसमें 1 2 3 रखिए, x1 की जगह 1, x2 की जगह 2 और x3 की जगह 3 रखिए, क्या यही आ रहा है, यही आएगा, ठीक है। पहले दो तो दिख रहे हैं मुझको। तो इस तरीके से आर्बिट्रेरी पॉइंट के भी हम निकाल के रख सकते हैं, और जैसे ही पॉइंट मिलेगा फटाक से उसमें वैल्यू रख दीजिए, आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा। एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर मंडे को। Thank you, sir. ओके।